ट्वेल्थ क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और ऑप्शन की, जो अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद 1991 में जब अमेरिकन हेगेमनी टोटली दुनिया पर हावी हो गई, तो उसके बाद अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में जो अमर्ज हुआ। जैसे हमने भी इससे पहले समझा कि किस तरह यूरोपियन यूनियन जो थी उसने अमेरिका का एक बेटर ऑप्शन देने में उसको सक्सेस मिली। उसी तरह अगर हम फार ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो एक नया संगठन जो इस एरिया में डेवलप हुआ वो था आसियान। अगर बेटा हम इस पार्ट की, दुनिया के इस हिस्से की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम ये देख सकने में सक्षम होते हैं कि इस पार्ट पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर या उससे पहले यूरोप और जो जापानीज़ कॉलोनिज्म था, ये पार्ट उसका बहुत बार विक्टिम बना। ये जो पूरा पार्ट आप अपने राइट हैंड साइड पे मेंबर कंट्रीज़ के रूप में देख पा रहे हैं, ये सारा पार्ट एक्चुअल में कॉलोनिज्म का बहुत बड़ा शिकार बना। इसको कॉलोनियल पावर ने बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया और इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा इन कंट्रीज़ पर, इनकी इकोनॉमीज़ पर, और जो इनकी ट्रेडिशंस थे, इनके जो कल्चर्स थे, वो बहुत हद तक प्रभावित हुए। और इसके बाद इसके साथ साथ बहुत सारे दबावों को भी झेलना पड़ा। और ये जो एरिया था, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये इन सारे दबावों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से पहले भी और उसके बाद भी जो इस पर पड़े, उसको झेलने में या उसको हैंडल करने में ये सक्षम नहीं था। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही थी, अगर हम कहें तो नैम के रूप में, नॉन लैंड मूवमेंट के रूप में जो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही थी, उनसे भी आसियान कंट्रीज़ को कोई हेल्प नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने एक जो था वो नई स्टार्ट किया, एक अपनी नया एक स्टेप लिया एक, और इसके अंडर उन्होंने जो है वो आसियान जो था, साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन, ये उन्होंने बना करके इसको स्टार्ट किया, इस कोऑपरेशन को जो इन कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए था। 1967 में बेटा हमें ये ध्यान रखना है, 1967 में पहली बार जो था वो इस एरिया के 5 कंट्रीज़ जो थे, उन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किए और आसियान को इस्टेब्लिश किया गया। कौन कौन से कंट्री थे? ये कंट्रीज़ थे बेटा इंडोनेशिया, ये कंट्रीज़ थे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 कंट्रीज़ थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज़ ने 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन पर साइन करके आसियान को इस्टेब्लिश कर दिया। तो जो आसियान था वो 1967 में इस्टेब्लिश हो चुका था। इसका उस टाइम पर इसका पर्पज़ क्या रखा गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया? इसका ऑब्जेक्टिव ये कहा गया कि इसका ऑब्जेक्टिव था जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो स्पीड थी उसको तेज़ करना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और ज़्यादा तेज़ी से आगे ले जाना, और इसके साथ साथ सोशली डेवलपमेंट अचीव करना। ये इसकी स्टार्टिंग का इसका एक पर्पज़ बताया गया। सोशली डेवलपमेंट और कल्चरली डेवलपमेंट जो था वो गेन करना इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ, ये इसका जो था ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया। और इसके साथ साथ जो यूएनओ के चार्टर पर बेस्ड जो रूल्स रेगुलेशन थे कंट्रीज़ के लिए, उनको फॉलो करना, इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन और पीस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प देना, ये इसके मेन पर्पजेज थे जब इसको इस्टेब्लिश किया गया 1967 में। और आने वाले टाइम में इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए, क्योंकि ये भी इसी रीजन के कंट्रीज़ थे। और धीरे धीरे इसकी जो मेंबरशिप थी वो बढ़ती बढ़ती 10 तक पहुंच गई। यूरोपियन यूनियन की तरह इसने भी खुद को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में या अपनी जितने भी अपने रूल रेगुलेशन थे उनको सबको सेल्फ एडजस्ट करने में इन्होंने कोई टारगेट ऐसा नहीं रखा। और इन्होंने टारगेट क्या, इनका टारगेट था, इनका क्या लक्ष्य था, इन्होंने जो था वो बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए आपस में कोऑपरेट करना, और इसके अलावा आपस में अलग अलग इश्यूज़ पर टॉक करना, कॉन्टीन्यूसली टॉकिंग करना, ये जो था ये इसकी एक मेथड बन गया। और इस मेथड को या इस वे को आसियान वे भी कहा गया, और अब भी इसे आसियान वे कहते हैं। कॉन्टीन्यूसली डायलॉग करना और हर बात पर बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लेना, ये आसियान वे कहलाता है। तो आसियान वे में एक दूसरे की जो नेशनल इंटेग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट देना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर निकल कर बेटा सामने आया है। और इसके जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस आसियान के जो कंट्रीज़ हैं ये दुनिया के सबसे स्पीडी सबसे जो हैं
वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने वाले कंट्रीज़ में आसियान जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ आसियान ने और बहुत सारे जो है वो एक कम्युनिटी बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं। जैसे 2003 में आसियान ने आसियान जो सेफ्टी है उसको कंफर्म करने के लिए या उसका एक कम्युनिटी बनाई, या फिर कम्युनिटी बनाई गई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और सोशल और कल्चरली उसको ध्यान में रखते हुए पर्सपेक्टिव को एक कमेटी बनाई गई। इसके बेस पे आसियान ने इन तीनों कम्युनिटीज़ के बेस पर आसियान ने फर्दर डेवलपमेंट का अपना टारगेट जो था वो अचीव करना स्टार्ट किया। और ये यूरोपियन यूनियन से अगर हम बेटा दोनों को मैच करें तो मिलता जुलता दिखता है। जिस तरह यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी अलग अलग कल्चरल और सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टाई अप्स करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ समझौते किए या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, ठीक उसी तरह आसियान में भी ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने के लिए आसियान की कंट्रीज़ ने अपनी अपनी तरफ से पहल करी। और अगर कोई ऐसा एफर्ट हुआ, कोई ऐसा प्रयास हुआ तो उसको जो था वो आसियान कंट्रीज़ ने सपोर्ट अपना प्रोवाइड करा। तो ये हमें यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही हुआ, ये हमें इस बात का ध्यान में रखना है। और इसके बाद आसियान जो है वो इस बात पर भी आसियान का जो सेफ्टी, इन्होंने जो अपना सेफ्टी के लिए जो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया है, जो ग्रुप बनाया है, उसका बेटा ये भी पर्पज़ इन्होंने रखा हुआ है कि किसी भी हालत में ये किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक ना पहुँचे, किसी तरह का मिलिटरीली कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चाहे उसके पीछे रीज़न कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं निकलना चाहिए। ये भी आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे कंट्रीज जो हैं वो आपस में बढ़ते हैं। 2003 तक आसियान के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं इन्होंने बहुत सारे समझौते किए हैं, जिसमें हर कंट्री ने जो है वो ये प्रॉमिस किया है कि वो पीस को और न्यूट्रलिटी को, कोऑपरेशन को और इंटरफेयर ना करने को, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देगा और उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, एनकरेज करेंगे और एक दूसरे की इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे। और ये सारे प्रोमिसेस इन्होंने आपस में किए हैं। और आसियान के जितने मेंबर्स हैं इन्होंने 1994 में आसियान रीजनल जो एक फोरम है उसको भी इस्टेब्लिश किया था, ताकि रीजनल इश्यूज़ को उस लेवल पर भी सॉर्ट आउट किया जा सके। तो बेटा इस तरह हम बहुत सारे ऐसे उपाय देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके देख रहे हैं जिससे आसियान कंट्री, जिसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, उस पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आसियान कंट्री जो है वो अपने पास से उनका कॉन्टीन्यूसली वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें दे रहे हैं। अगर हम बेटा बात करें आसियान की, तो आसियान बेसिकली आसियान क्या था? आसियान एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था और ऐसा ही वो बना भी रहा। आसियान जो एरिया है उसकी टोटल जो इकोनॉमी है, अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉलर है, पर इस सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है। तो इससे इस डेवलपमेंट के चलते क्या हो रहा है बेटा, इस डेवलपमेंट के चलते इस एरिया में और इससे बाहर इसका जो इन्फ्लुएंस है आसियान का वो बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम आजकल के न्यूज़ को सुने या उन पर नज़र डालें तो हमें पता लगता है कि आसियान की मेंबरशिप लेने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वो लगातार कॉन्टीन्यूस एफर्ट कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। आसियान जो है उसने जो उसकी इकोनॉमिक कम्युनिटी आसियान ने बनाई थी, उसका पर्पज़ ये था कि आसियान कंट्रीज़ को एक कॉमन मार्केट मिल जाए और इसके आधार पर जो एक प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका बेस प्रिपेयर हो जाए, और इसी बहाने या इसी तरह से इस पूरे एरिया की इकोनॉमिक और सोशली डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगी। यानी आसियान कंट्री की सोच ये थी कि ट्रेड के थ्रू इस पूरे एरिया में इकोनॉमिक जो सोशल और इसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इस जो आसियान है उसका ये भी सोचना है कि अगर कोई इस रीजन के कंट्रीज़ के बीच में कोई इकोनॉमिकली कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उस डिस्प्यूट को भी सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी जो है वो आसियान अपने कंट्रीज़ के ऊपर ही डालना चाहता है। वो भी इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इम्प्रूव करना चाहता है। इसके अलावा बेटा अगर हम आसियान के और एरियाज़ की बात करें जहाँ आसियान ने डेवलपमेंट की है, तो आसियान ने इन्वेस्टमेंट और लेबर और सर्विसेज जो है इसमें पर्टिकुलरली फ्री सर्विसेज या फ्री ट्रेड जोन बनाने पर भी इन्होंने लगातार काम किया है और ध्यान भी दिया है। और अमेरिका ने भी इस बारे में आसियान के साथ जो है वो अमेरिका की लगातार बातचीत चलती रहती है। चीन भी इस मामले में, चाइना भी इंटरेस्ट दिखा रहा है इस मामले में। इंडिया भी चाहता है कि आसियान के साथ फ्री इकोनॉमिक जोन जो है वो बना दिया जाए, फ्री ट्रेड स्टार्ट किया जाए आसियान के मेंबर कंट्रीज़ के साथ। तो अब आसियान का रोल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एरेना में ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, एक बेटा आसियान जो है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से बढ़ता हुआ एक इम्पॉर्टेंट रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसने जो विज़न
जो अपना डॉक्यूमेंट 2020 प्रेजेंट किया था, उसमें आसियान इंटरनेशनल कम्युनिटी में आसियान को एक मल्टी टास्क जो है वो कंप्लीट करने वाले कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये जो आसियान है वो अभी उसकी जो रिसेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है वो ये कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन में ना उलझ कर कॉन्टीन्यूसली टॉक को एनकरेज करना, ये आसियान की एक पॉलिसी है जो उसे ज़्यादा पॉपुलर बनाती है रादर देन अदर रीजनल पावर्स या इंटरनेशनल पावर्स। तो आसियान की ये सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अगर हम इसका हिस्टोरिकली भी इसको देखें तो सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें समझना चाहिए। वो कारण ये है कि जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में भी सुना कि आसियान कंट्रीज़ वो जगह है या आसियान एरिया वो जगह है जिसको डबली एक्सप्लॉइट किया यूरोपियन यूनियन ने और कॉलोनियल पावर्स ने और जापान ने ड्यूरिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन कंट्री इस रीजन के जितने कंट्रीज़ हैं वो म्यूचुअल कोऑपरेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं रादर देन किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के। ये बात हमें समझनी चाहिए। अब इसके बाद आसियान जो है वो जो जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन को एंड करने पर जो है वो फोकस करता है या बातचीत पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है, उसका एग्जांपल ये है कि उसका आसियान ने जो कंबोडिया है, कंबोडिया के क्लैश को आसियान ने एंड किया। और जो ईस्ट तिमोर का जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था उसको आसियान ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। और 1990 से 1999 से आसियान कॉन्टीन्यूसली ईयरली जो बैठक हैं, सेशंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज करता रहा है। पर्पज़ है ईस्ट एशियन कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो आसियान बहुत सारे ऐसे उपाय कर रहा है जिससे इस रीजन में किसी भी टकराव को, किसी भी टकराहट को टाला जा सके। और अगर आप बात करें करंट सिचुएशन की तो आसियान इसमें कामयाब भी है। बस यही शर्त है, यही वो एक और जो हम कह सकते हैं प्री कंडीशन इस रीजन में शांति की कि कोई बड़ी पावर चाइना या अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए इस रीजन में इंटरफेयर ना करे, तो रीजनल कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन का लेवल जो है वो ज़्यादा हाई है रादर देन वर्ल्ड के किसी और पार्ट में। इसके साथ साथ इस ये अट्रैक्टिव भी एक प्लेस बनता जा रहा है क्योंकि मार्केट ओपन है और बड़ा बाज़ार है। और इसके साथ साथ चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज जो हैं वो इसके साथ ट्रेड करने के लिए हमेशा से इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस वजह से भी इसका डेवलपमेंट जो है बेटा वो लगातार होती जा रही है। स्टार्टिंग में हालांकि अगर हम बात करें भारत की, अब स्टार्टिंग में भारत ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आसियान के डेवलपमेंट की तरफ या आसियान की तरफ, लेकिन हाल के जो रिसेंट जो ईयर्स थे इसमें भारत ने पर्टिकुलरली आसियान के साथ जो है वो अपनी जो नीति है उसको सुधारने पर ख़ास तौर पर जोर दिया है। जो आसियान के कंट्रीज़ हैं दो, सिंगापुर और थाईलैंड, उनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड का जो एक एग्रीमेंट है वो भी किया है। और ये भी बात अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि भारत अभी आसियान के कुछ कंट्रीज़ के साथ डायरेक्ट रोड लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है। भारत इसमें भी भारत जो है वो कामयाबी जल्दी हासिल करने वाला है, वो रोड भी जल्दी ओपन होने वाली है। तो भारत चाहता है कि रोड के थ्रू भी ट्रेड जो है वो बढ़े और पर्यटन जो है वो इसको भी डेवलपमेंट मिले। इन कंट्रीज़ के साथ ही भारत का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा डेवलप हो, साथ ही भारतीय टूरिस्ट भी इन एरियाज़ में जाएँ और यहाँ के टूरिस्ट भी इंडिया आएँ तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट मिले। इस तरह के भी भारत जो है वो भारत ने समझौते किए हैं। और जो सड़क मार्ग है, जो रोडवे है, उसको जल्दी इंडिया जो है वो ओपन करने वाला भी है, कंप्लीट होने वाला है। वो लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है वो सारा रास्ता जो म्यांमार के थ्रू इंडिया को डायरेक्ट थाईलैंड और आसियान कंट्रीज से जोड़ता है। अब आसियान हमें ये भी समझना होगा बेटा, जो आसियान है उसकी असली ताकत क्या है, उसकी ओरिजिनल पावर क्या है। उसकी पावर ये है कि वो लगातार कॉन्टीन्यूस डायलॉग पर या कॉन्टीन्यूस जो है वो थिंकिंग करने पर जोर देता है। ये उसकी पॉलिसी है। आसियान ने इस बात को अपनी मेन पॉलिसी बनाया कि किसी भी तरह के विवाद से बचने का, किसी भी तरह के विवाद में इंडल्ज ना होने का सबसे बेहतर रास्ता ये है कि किसी भी इशू को लेकर, चाहे वो कितना ही एक्सप्लोजिव क्यों ना हो, कितना ही वो विवादपूर्ण क्यों ना हो, लगातार बातचीत करना और कॉपरेशन बनाए रखना। ये इस तरह की पॉलिसीज़ हैं बेटा कि जिनसे वॉर को न सिर्फ टाला जा सकता है, वॉर को न सिर्फ दूर किया जा सकता है, बल्कि कंट्रीज़ के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें आसियान की, तो ये एशिया का वन एंड ओनली ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियन कंट्रीज़ को प्लस वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल बड़ी कंट्रीज़ हैं और एशियन जो कंट्रीज़ हैं बड़ी, उनको पॉलिटिकल मैटर्स पर और सेफ्टी मैटर्स पर डिस्कशन के लिए एक पॉलिटिकल स्टेज अवेलेबल करवाता है। आसियान के थ्रू जो वर्ल्ड की बिगर कंट्रीज़ हैं वो आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन करती हैं, डायलॉग्स चलते हैं वर्ल्ड में सेफ्टी उसको लेकर के, इश्यूज़ को लेकर के, जैसे अभी पीछे टेररिज्म को लेकर के
इन देशों के बीच में समझौता हुआ, तो ये आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के रोज़ नए एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं ये कंट्रीज़, और पूरे वर्ल्ड के अंदर आसियान जो है वो एक ऑप्शन के रूप में निकल कर सामने आ रहा है यूरोपियन यूनियन की तरह। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिकन हेगेमनी को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि उसके ऑप्शन में एक ग्रेट एक विकल्प, एक ऑप्शन बन करके सामने आए हैं यूरोपियन यूनियन और आसियान। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू।